कहते हैं दान करना पुण्य का काम होता है और जिस दान से आप किसी का जीवन बचा सके उसे महादान कहते हैं। रक्तदान भी महादान है। अपना रक्तदान करके आप किसी का जीवन बचा सकते हैं, किसी का परिवार को ढेरों खुशियां दे सकते हैं। बहुत से सरकारी और गैर सरकारी संगठन कई कार्यक्रम करते हैं, कई कैंप लगाते हैं लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करने के लिए। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। किसी के भी व्यक्ति को कभी भी खून की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए हमने ये एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है। हमारा साथ दिया है नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें पुलिस के मेरे साथियों ने बढ़ चढ़कर आज हिस्सा लिया है कि जब भी लोगों को हमारी ज़रूरत है तो हम आगे हैं, हम किसी चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो अपना रक्त भी दान करेंगे और हमेशा लोगों की सेवा में हाजिर रहेंगे। हमारे दिल्ली पुलिस के पुलिस पर्सनल्स ने यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप में अपना ब्लड डोनेट किया है। मैंने भी अपना ब्लड डोनेट किया है और हम सबको सोसाइटी में जिन पेशेंट्स को भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रेगुलर ज़रूरत पड़ती है या ऐसे एक्सीडेंट केसेस होते हैं जिसमें ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, हम सारे हेल्दी इंडिविजुअल्स को हमेशा आगे बढ़कर ब्लड डोनेशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। दिल्ली पुलिस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट इन एसोसिएशन विद नेशनल मेडिकोज एसोसिएशन और हमारा यहाँ जो सिंधी समाज है, एक हमने इनके साथ ब्लड डोनेशन ड्राइव किया है। दिस इज़ स्पेसिफिकली टारगेटेड टू हेल्प चिल्ड्रन हु सफ़र फ्रॉम थैलेसीमिया। ये एक हमने बहुत नोबल पहल शुरू करी है एंड आई होप कि हम फ्यूचर में भी इसको कंटिन्यू रखेंगे। कोविड जब से स्टार्ट हुआ है फर्स्ट वेव, तभी से ही रक्तधारा अभियान चलाया हुआ है हमने। हम लोगों को मोटिवेट करते हैं और उनको सबको अवेयर करते हैं कि भैया आप आइए और अपना ब्लड डोनेट कीजिए ताकि वो ब्लड जिसको ज़रूरत है उसको जा सके। और हमारा हॉस्पिटल ये ब्लड लेता है और लोगों को फ्री में ही देता है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं होते, क्योंकि हमारा मानना है रक्तदान महादान। मैं हर 3-4 महीने में ब्लड डोनेट करता हूँ और पिछले कई सालों से कर रहा हूँ। एनर्जी आ जाती है ब्लड देने के बाद, ऐसा लगता है आदमी रिफ्रेश सा फील करता है। ब्लड मैंने पहले भी 2-3 दफ़ा दिया हुआ है, मगर कभी ये नहीं महसूस हुआ कि कोई कमजोरी हो या कुछ ऐसा लगे, ऐसा कुछ कभी फील नहीं हुआ। जो व्यक्ति रक्तदान शिविर करते हैं उनका संग्रह करके हम उन रोगियों को प्रदान करते हैं जिनको रक्त की अति आवश्यकता है। अभी हम यहाँ पर कलेक्शन लेते हैं, 350 ml ब्लड लेते हैं व्यक्ति का, जो 35 दिन तक उनको रखा जाता है। उन 35 दिन के दौरान व्यक्ति की यहाँ से भी मांग आती है, हम उन व्यक्तियों को रक्त देते हैं और यही रक्त हम दूसरे हॉस्पिटलों को, ज़रूरतमंदों को आपूर्ति करते हैं और व्यक्तियों के लिए मानवीय कल्याण के लिए बहुत ही आवश्यक है। कई बार रोड एक्सीडेंट्स में जो लोग जख्मी हो जाते हैं और उन्हें पुलिस जब हॉस्पिटल्स में ले जाती है तो उन्हें ब्लड की ज़रूरत होती है, तो हम बहुत करीबी से जानते हैं कि जो ब्लड है उसकी क्या खासियत है कि हमें जब ज़रूरत होती है और हमें कोई ब्लड नहीं देता, तो ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है ये मदद करेगा उन सभी के लिए जो ज़रूरतमंद हैं। रक्तदान का क्या महत्व है, भारत में रक्तदान को लेकर कितनी जागरूकता है और क्या कुछ प्रयास करने की ज़रूरत है, आज इन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज एक खास पैनल जुड़ रहा है जो एक लंबे अरसे से लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक कर रहे हैं और प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर RM मकरू, जो प्रेसिडेंट हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हैं डॉक्टर किरण चौधरी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन ABVIMS एंड डॉक्टर RML हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और हमारे पैनल में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुनील गुप्ता, जो कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं हेल्थ सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से।
डॉक्टर सुनील गुप्ता, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो डॉक्टर किरण, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा है, आपसे हम पहले ये समझना चाहेंगे कि रक्तदान का महत्व क्या है। रक्तदान का बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ब्लड को ड्रग माना जाता है, लेकिन ये आमतौर से जो ड्रग्स या जो मेडिसिन्स हैं उस तरीके का नहीं होता है। वो तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में बनती हैं। ये ड्रग या ये जो ब्लड है, ये हमें ह्यूमन बीइंग से ही लेना पड़ता है और ये और किसी फैक्ट्री में बनाया नहीं जा सकता है। और ऐसी कई बीमारियां हैं जिसमें हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है। जैसे आपको पता होगा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं, बहुत सारी सर्जरीज़ हैं, इनमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है। और कुछ बीमारियों में तो ये लाइफलाइन है, जैसे थैलेसीमिया, हीमोलिटिक अनीमिया, एप्लास्टिक अनीमिया के जो मरीज होते हैं उनके के लिए तो ये लाइफलाइन है। तो इसीलिए ब्लड डोनेशन का और ब्लड का बहुत ज़्यादा महत्व है। जी डॉक्टर मकरू, आपसे मेरा सवाल है कि नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं, तो इसके पीछे का मकसद क्या है, क्यों इस दिवस को मनाया जाता है? पहले मैं इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की माध्यम से सब वॉलंटरी ब्लड डोनर्स को धन्यवाद और कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ फॉर देयर कंट्रीब्यूशन, जो वो रक्तदान देते हैं अपने पूरे मरीज़ों को बचाने के लिए। हमारा नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनर डे हम मनाते हैं, ये पूरे देश में हर एक स्टेट में मनाया जाता है, प्राइमरली टू फेलिसिटेट एंड थैंक all those regular repeat voluntary blood donors for their contribution, the gift of blood, and they are real heroes। जैसे कि ये अपना कोई भी सब कुछ काम दाम सब कुछ छोड़ के आगे आते हैं और अपने रक्त का दान करते हैं, इसीलिए कहते हैं रक्तदान महादान। जी डॉक्टर सुनील गुप्ता से हम जानते हैं कि क्या महत्व है अभी और किस तरीके से लोगों में अभी लगता है कि भारत में कितनी जागरूकता है रक्तदान को लेकर। पूरे देश में हर स्टेट में जगह जगह ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। पूरे देश में कुछ ना कुछ आयोजन चल रहा है। आईसी एक्टिविटी जो हम एजुकेशनल एक्टिविटीज बोलते हैं वो भी पूरे देश में चल रही है और आगे भी चलती रही काफी जोरों से। पीछे क्या था, कोविड की वजह से काफी एक्टिविटीज में एक थोड़ा ठहराव आ गया था, क्योंकि लोगों की मूवमेंट बंद हो गई थी, लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे, मिलना जुलना बंद हो गया था, कैंप्स ऑर्गेनाइज नहीं हो रहे थे, तो थोड़ा डिस्ट्रप्शन आया था। बट अब जो कि देश में कोविड की सिचुएशन काफी बेहतर हो गई है, स्पेशली इन नॉर्दर्न इंडिया, तो काफी एक्टिविटी शुरू होगी। उसका पर्पज ही ये होता है कि लोगों में जागरूकता फैलाएं, अवेयरनेस कि यस ब्लड डोनेशन बहुत जरूरी है और उनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में आके ब्लड डोनेट करना चाहिए। जो भी उस 18 से 65 साल की उम्र के बीच के आयु के लोग हैं, उनके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, स्क्रीनिंग क्राइटेरिया होता, उसको आपको फुलफिल करना। डॉक्टर किरण, आपको क्या लगता है अभी क्या स्थिति है जागरूकता की, जब हम बात करते हैं कि स्वैच्छिक रूप से कितने लोग आगे आते हैं रक्तदान के लिए? शुरुआत में गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मैसेजेस हमेशा रेगुलरली दिए जाते थे और फिल्म स्टार्स वगैरह को इन्वॉल्व किया जाता था। और मैं तो ये बोलती हूँ, जैसे जैसे कैंप्स बढ़ने लगे हैं, सिर्फ कैंप का कहीं पर होना ही बहुत बड़ी जागरूकता फैलाती है, क्योंकि आसपास के लोग बहुत उत्सुक होकर जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। और फिर ऐसे भी बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है कि कैंप्स है। फिर नुक्कड़ नाटक है, मैसेजेस है, हम थैंक यू कार्ड्स भेजते हैं। जो एक बार रक्तदाता हो जाता है वो कम से कम 4-5 लोगों को और लोगों को बताता है। तो पहले के हिसाब से जागरूकता बहुत ज़्यादा फैल गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरी ये पर्सनल समझ है कि 18 साल के उम्र के बाद हम लोग रक्तदान कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों ना बच्चों को इन्वॉल्व करें, छोटे बच्चों को उस उम्र में सेंसिटाइज करें, उन्हें अपने इस अभियान का एक पार्ट बनाएं। जैसे कोई कैंप्स है उसमें उनको वॉलंटियर्स बनाएं, छोटी छोटी चीज़ें उनसे कराएं, बैंडेड लगा देना, फ्रूटी दे देना, हाल चाल पूछ लेना डोनर का, ताकि वो सेंसिटाइज्ड हो जाएं और वो जब 18 साल के हों तो वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं कि हमें भी रक्तदान करना चाहिए। डॉक्टर मकरू, और किस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं अभी लोगों को जागरूक करने के इसके लिए? मैं पिछले 4 डिकेड से वॉलंटरी ब्लड डोनेशन से वाबस्ता हूँ। पहले से अब बड़ी
जागरूकता आई है। हमारे देश में ब्लड डोनर्स की कमी नहीं है, मगर ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से हमें चलाना है। हमारे पास बड़ी वॉलंटरी डोनर ऑर्गेनाइजेशंस है, अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट अंडर वन अम्ब्रेला। देयर इज a need that we bring them under one umbrella, and also country needs also to have a centralized type of blood transfusion service, so that there is a blood collection जो है centralized हो, इसकी यूनिफॉर्मली ब्लड कंपोनेंट बन जाए, टेस्टिंग हो, so that there is a uniformity of the standards। और ये जब ये टेस्टेड ब्लड है, हर एक ब्लड सेंटर जो अस्पतालों में उनको मुहैया किया जाए, और हर एक किसी भी ब्लड सेंटर में ब्लड की कमी ना हो। और इससे एक ये मॉनिटर भी होगा किस अस्पताल में इसकी कमी, वहाँ पर ब्लड उपलब्ध किया जाएगा, और जहाँ अगर इसकी खपत नहीं होती है वहाँ से उठा के दूसरे में, बिकॉज दिस विल एज हैपन्स इन एनी डेवलप्ड कंट्री। इस चीज़ की महत्वता आजकल मतलब बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या कंट्री में आजकल इतने ब्लड बैंक्स बढ़ रहे हैं, जैसे कि 3,500 ब्लड बैंक्स है, और हर एक ब्लड बैंक अपने घर के पास बनाना चाहता है, हर एक अस्पताल में बनाना चाहता है, जिसकी इतनी आवश्यकता नहीं है। ज़रूरत है कि हर एक मरीज़ को अस्पताल में ब्लड मिल जाए, मगर क्या होता है, एक पेशेंट को पिलर टू पोस्ट उसके रिश्तेदारों को दौड़ना पड़ता है ब्लड के लिए। Blood should always be available in the hospital when there is a need, and this is practically possible only when there is always tested blood available, और voluntary blood जाते हैं, हर एक विषय शिविर पर जाएंगे जहाँ वॉलंटरी ब्लड डोनेशन होता है, अपने खून का दान करते हैं, और खून दान करके वो ब्लड स्टोर हो, टेस्ट हो, और फिर वो हर एक हॉस्पिटल ब्लड सेंटर्स में मुहैया किया जाए। डॉक्टर सुनील, आपसे सवाल है मेरा कि अभी अगर हम ब्लड बैंक्स की स्थिति देखें, जैसे कि डॉक्टर मकरू ने अभी एक राउंड फिगर तो बता दी कि इतने ब्लड बैंक्स हैं हमारे देश में, लेकिन आपसे वो एक क्लियर पिक्चर हम चाहेंगे कि क्या स्थिति है अभी ब्लड बैंक्स को लेके, और कितनी चुनौतियां हैं, क्या कुछ नए प्रयास होने चाहिए अभी ब्लड बैंक्स को लेके? एक साल में बता दूं तकरीबन 200 ब्लड बैंक ऐड हुए, लेकिन इसके अलावा हमारे एक और चीज है जिसको हम ब्लड स्टोरेज सेंटर कहते हैं। देखिए, हमारे देश में तकरीबन 36 + 2 38 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, और अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स लगाएं, जिला लगाएं, तो 740 के करीब जिला। शुरू में एक पॉलिसी बनी थी कि हर जिले में ब्लड बैंक कम से कम एक होना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या थे पहले भी, लेकिन क्या आप देख रहे होंगे हर साल कुछ नए जिले डिस्ट्रिक्ट्स ऐड होते जा रहे हैं, तो एकदम से नए जिले में ब्लड बैंक लगाना मुश्किल होता है, और जरूरत भी नहीं है। जैसे डॉक्टर मकरू ने कहा है, आपको हर जिले में ब्लड बैंक नहीं चाहिए, आप ब्लड स्टोरेज सेंटर रखिए और सेंट्रलाइज सर्विस दीजिए। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, बट इसको ऑपरेशनलाइज करने में समय लगेगा। बट टू स्टार्ट विद, हम एक चेन्नई में मेट्रो ब्लड बैंक का हमने प्रोजेक्ट लिया है और वहाँ काम शुरू हो गया है। मेट्रो ब्लड बैंक का मतलब होगा एक स्टेट ऑफ द आर्ट है, बहुत बड़े किस्म का ब्लड बैंक बनेगा जिसमें सारी सेंट्रलाइज टेस्टिंग होगी हर किस्म की। एक नई टेस्टिंग होती है जिसको नेट बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग। ये कन्वेंशनल टेस्टिंग जो एलाइजा बेस्ड है उससे बेटर मानी जाती है, लेकिन बहुत कॉस्टली होती है, टेक्निकली डिमांडिंग होती है, और पेरिफेरल ब्लड बैंक में इसको देना थोड़ा मुश्किल है। तो ये हम चाह रहे हैं कि आगे आगे जितने ब्लड बैंक बने वो बढ़िया बने और सारी फैसिलिटी हो, और उनको हम पेरिफेरल लेवल पे ब्लड स्टोरेज सेंटर से लिंक कर दें। आज देश में मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसे तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक ब्लड सेंटर है, कुछ 70 डिस्ट्रिक्ट ऐसी है कंट्री में क्योंकि जो नई बनी है उनमें भी नहीं है, लेकिन ब्लड स्टोरेज सेंटर सब जगह है। तो ऐसी कोई शॉर्टेज नहीं है कि ब्लड बैंक नहीं है तो किसी को ब्लड नहीं मिल रहा है, ब्लड मिल रहा है, उसको दूसरे ब्लड सेंटर से हम लिंक कर देते हैं ब्लड स्टोरेज सेंटर थ्रू ट्रांसपोर्ट वैन, तो वहां पे एडुकेट मात्रा में रहता है ब्लड। सिर्फ कभी कभी समस्या ये आ जाती है कोई पर्टिकुलर टाइप का ब्लड ग्रुप है, उसकी शॉर्टेज हो सकती है, बट ओवरऑल ऐसी हमें कोई रिपोर्टेड शॉर्टेज नहीं मिली। जैसे मैं एक और बताना चाहूंगा, एक नाको ने नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे ये सर्विसेज थी पहले, अब ये सर्विसेज ट्रांजिशन होकर डायरेक्टरेट जनरल सर्विसेज में आ गई। मैं पहले भी वहां देखता था कुछ समय, अब मैं यहाँ पे इसको देखता हूं। एक सर्वे कराया था नाको ने कि हमारी रिक्वायरमेंट की है, देश की रिक्वायरमेंट कितनी है, तो एक बड़ा सर्वे किया गया था आज से 10 साल पहले। तो उन्होंने पता लगा कि 1% ऑफ पॉपुलेशन
जितनी है हमारी उतनी हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट है। तो अगर हम आज की डेट में माने रफली 145 करोड़ की आबादी है अगर देश की, तो 1.45 करोड़ हमारी ब्लड यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है। नेशनली जो हमारा डाटा आता है पूरे स्टेट से, हमारी 1.25 करोड़ के करीब कलेक्शन है। तो हल्का सा शॉर्टफॉल है, बट वो रिप्लेसमेंट डोनेशन से भी पूरा किया जाता है। और ये जो 1.45 करोड़ ये एस्टीमेट है, एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट किसी को नहीं पता, अंदाजा है कि मोस्ट लाइकली इतनी है। तो ये है थोड़ा सिस्टम जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी डॉक्टर किरण, जिस तरीके से अभी ये एक कोविड एरा चल रहा है, इस दौरान कितनी चुनौतियां अभी हॉस्पिटल्स के सामने आई थी जब हम ब्लड की बात करते हैं, किस तरीके की चुनौतियां सामने थी और अभी किस तरीके की प्रिकॉशंस ली जा रही हैं जब हम किसी का ब्लड लेते हैं या डोनेट करता है कोई ब्लड? हमारा पूरे इंडिया का फर्स्ट कोविड सेंटर था, तो हम लोगों की चुनौतियां बहुत थी क्योंकि सारे रिसोर्सेज कोविड ट्रीटमेंट के तरफ थे, जिसके कारण बाकी जो रूटीन सर्जरीज़ थी वो कैंसिल कर दी गई थी और इमरजेंसी सर्जरीज़ चल रही थी और इमरजेंसी हमारा काम चल रहा था। इस बीच में थैलेसीमिक पेशेंट्स को सपोर्ट करना होता था, एप्लास्टिक अनीमिया के पेशेंट्स को सपोर्ट करना होता था, तो ब्लड आना बहुत ज़रूरी था। और क्योंकि ये नोडल सेंटर था फॉर कोरोना ट्रीटमेंट, डोनर्स आके ब्लड देने में बहुत ज़्यादा डरते थे क्योंकि ये कोरोना का अस्पताल है और हम यहाँ जाएंगे तो हमें कोरोना हो जाएगा। तो ब्लड आना बिल्कुल ना के बराबर हो गया था, लेकिन हमें अपनी सर्विसेज चलानी पड़ी। तो हम लोगों ने क्या किया, जैसे आप जानती होंगी कि ब्लड बेसिकली मल्टीनेशनल से, कॉलेज के स्टूडेंट से और ऐसे कैंप से और कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कैंप लगाती हैं और वहाँ नेचुरली भीड़ भी होता है, तो हम लोग वहाँ से ब्लड लाया करते थे। अभी मोस्ट ऑफ दीज पीपल उनका वर्क फ्रॉम होम हो गया था, तो हम लोगों ने सोचा कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस को टारगेट करने के लिए। तो हम लोगों ने एक सर्कुलर निकाला और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस को टारगेट किया और आप आश्चर्यचकित होंगी ये सुन के कि कम से कम 22-23 रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस ने इस दौरान ब्लड कैंप्स हमारे लिए लगाया, जिससे हमें ब्लड मिल पाया। और जो प्रिकॉशन की बात है वो जनरली कोविड के जो भी प्रिकॉशंस थे वो प्रिकॉशंस हम लिया करते थे। सैनिटाइजिंग, क्लीनिंग होता था बेड्स का, एक डोनर के बाद डोनर के पास मास्क नहीं है तो हम प्रोवाइड करते थे। हमारा स्टाफ पूरे कोविड गियर में जाता था, मास्क, कैप और गाउन्स वगैरह पहन के, और हम लोग ने उनको टाइम दे दिया था। सो वो जो टाइम का बंटवारा हमने किया उससे भीड़ नहीं इकट्ठा होती थी और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस समय। तो इस तरीके से कोविड का फेज़ हम लोगों ने टाइड ओवर किया, लेकिन अब सिचुएशन काफ़ी नॉर्मल हो गया है 2 महीने से और सर्विसेज अभी पूरी खुल गई हैं। डॉक्टर मकरू, यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि जैसे जो ब्लड है उसमें कई कंपोनेंट्स होते हैं और जब हम इकोनॉमिकली उसको यूज़ करने की बात करते हैं तो किस तरीके से उन कंपोनेंट्स को यूटिलाइज़ किया जाता है, कैसे इकोनॉमिकली यूज़ किया जाता है ब्लड को? आजकल जैसे आपने ये ब्लड है, एक होल ब्लड होता है जी, इसके अलग अलग अंग है जी, रेड ब्लड सेल्स है, प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स है। और जिस ब्लड को हम जब लेते हैं इसमें से हम 3-4 अंग बना के 1 यूनिट ऑफ ब्लड को 3 या 4 मरीज़ों को डिपेंडिंग अपॉन कि उनको किस अंग की ज़रूरत है। जब किसी को एनीमिया होता है, जब रेड सेल्स की कमी होती है उसको सिर्फ रेड सेल्स लगते हैं। जब किसी की कोगुलेशन फैक्टर्स की कमी हो तो उसको FFP लगता है। और किसी को प्लेटलेट की ज़रूरत होती है, जैसे आजकल डेंगू होता है, डेंगू वायरल फीवर, उसमें कभी प्लेटलेट की कमी होती है, उसमें प्लेटलेट लगते हैं। और ये प्लेटलेट के अलग अलग अब हम सिंगल डोनर से भी बनाते हैं जिसको हम एफेरेसिस प्लेटलेट कहते हैं और SDP। और हम अलग जब हम रक्तदान करवाते हैं उसे ब्लड लेके उसको भी ब्लड बैंक में प्लेटलेट बनाए जाते हैं, मगर उनका जो डोज होता है वो 4-5 डोनर से होता है और एफेरेसिस का एक सिंगल यूनिट से ही उनका मतलब
पेशेंट के लिए पूरा एडिक्वेट डोज होता है। डॉक्टर सुनील, आपसे मेरा सवाल है कि कुछ एडवाइजरी, कुछ नई गाइडलाइंस अभी जारी की होंगी, तो वो गाइडलाइंस क्या है वो हम आपसे जानना चाहते हैं। साथ ही अभी आने वाले समय में क्या कुछ प्लान्स हैं? देखिए, जब भी इस तरह का कोई ओकेजन होता है, जैसे 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे होता है और या दूसरा 1 अक्टूबर को हमारा नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे, तो जितनी स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल्स बोलते हैं या स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी है, उनको हमारा एक गाइडेंस नोट जाता है कि उन्होंने कैसे इसको सेलिब्रेट करना है, कैसे कैंप लगाने हैं। जैसे कोरोना के टाइम में था तो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर होना चाहिए डोनर्स का, कलेक्ट करने वाले का, क्या बायो सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं उन्होंने, क्या स्लोगन है, क्या थीम है, और कैसे आईसी एजुकेशनल एक्टिविटीज वो कर सकते हैं। उसमें हमारा जो नाको की वेबसाइट है एनबीटीसी, वहाँ पे एजुकेशनल मटेरियल हर साल नया बनता है, वो अवेलेबल रहता है, तो हमें उनको वो लिंक भी प्रोवाइड करते हैं। उसमें ऑडियोज होते हैं, वीडियोज होते हैं और प्रिंट मटेरियल भी होता है, उसको एजुकेशनल के लिए वो यूज कर सकते हैं। और कैसे ब्लड डोनेशन कैंप लगाना है वो हम उसको एडवाइस देते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप इसको हम रेगुलर बेसिस पे लगाए हैं, जो कि हमारे प्रधानमंत्री का एक 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस का प्रोग्राम है एट 75, उसके अंतर्गत हम बहुत एक्टिविटीज करना चाहेंगे। एजुकेशनल एक्टिविटीज भी रहेंगी और ब्लड डोनेशन कैंप्स भी लगेंगे डिफरेंट फॉर्म में। बीच बीच में हम कुछ क्विज कंपटीशन उस पर रखेंगे, स्कूल स्टूडेंट के साथ, कॉलेज स्टूडेंट के साथ, पोस्टर कंपटीशन हमने सोचा है कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज करेंगे। तो हमारा कुछ प्रयास रहेगा कि कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए। और एक और है कि हमारे कुछ ना ब्लड बैंक के स्टैंडर्ड्स हैं, वो स्टैंडर्ड्स लास्ट हमारे 2004 में बने थे, तो अब जरूरत है कि उसको थोड़ा सा रिवाइज किया जाए। तो उसके लिए कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, तो उसमें काफी चेंजेस किए गए हैं। क्योंकि जैसा आपको मालूम होगा कि जो लाइसेंसिंग होती है ब्लड बैंक्स की, वो हमारे ड्रग एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है वो करती है, तो उसके मैंडेटरी होता है उसको फॉलो करना। तो उसमें समय पे अमेंडमेंट्स होती रही हैं। जैसे लास्ट ईयर 2020 मार्च में काफी अमेंडमेंट हुई थी, तो वो सबको ध्यान में रखते हुए हमने नए स्टैंडर्ड बनाए हैं। बायोमेडिकल वेस्ट गाइडलाइन चेंज हुई हैं, वो हमने इंकॉर्पोरेट कर दिया। मैन पावर रिक्वायरमेंट कि ब्लड बैंक का इंचार्ज की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसमें भी हम थोड़ा चेंज ला रहे हैं। किस किस्म की टेस्टिंग जरूरी है, जैसे मॉलिक्यूलर टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, उस पर भी हम ज्यादा जोर दे रहे हैं नई गाइडलाइन में। तो ये सब करके वो जल्दी हम उसको रिलीज कराना चाहेंगे मंत्री साहब से। और जैसा मैंने एक बताया कि एक मेट्रो ब्लड बैंक जो स्टेट ऑफ द आर्ट ब्लड बैंक बनेगा चेन्नई में, वो आने वाला है, कुछ समय लगेगा अभी। चलते चलते आपसे एक मैसेज लेना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए कि जो ये नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे है, इसको लेकर आपकी तरफ से कोई मैसेज उनके लिए हो, तो पहले डॉक्टर किरण आपसे वो मैसेज लेना चाहेंगे। मैं तो सारे वॉलंटरी डोनर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, बहुत आभार प्रकट करूँगी कि उनकी वजह से इतनी सारी जानें बची और उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनके एक छोटा सा डोनेशन से एक पूरी फैमिली कितनी खुशहाल है या वो आज स्वस्थ है। दूसरा जो मैं एज अ स्लोगन बोलना चाहूँगी, कैच देम यंग। मैं ये चाहूँगी कि हम स्कूल से ही स्टार्ट कर दें सेंसिटाइज करना, मैसेजेस देना, ताकि वो जब तक 18 साल के हों वो प्रिपेयर्ड हो जाएं ब्लड डोनेशन के लिए। डॉक्टर मकरू, आपकी तरफ से क्या संदेश है हमारे व्यूअर्स के लिए? Blood donation is blessed twice. It blesses the donor who donates the gift of his blood, the life, and also blessed the person who receives the blood. The blood donor can be a patient, and a patient can be a donor, healthy donor. So we should not think that I don't need blood. A person can need blood any time in their life. So everybody should come forward and contribute for this gift of life, the blood donation, and so that we have safe blood for each and every patient in the hospital. डॉक्टर सुनील, आपका क्या संदेश है हमारे व्यूअर्स के लिए? मेरा भी वैसे तो डॉक्टर मकरू ने और डॉक्टर किरण ने मेरे का सभी कुछ कह दिया जो मैं भी कहना चाहता था, कि बिल्कुल सही बात है कि ये हमारे वॉलंटरी डोनर ही हैं। आपको मैं बता दूं, हमारे कंट्री में जो जितना भी ब्लड कलेक्ट होता है तकरीबन 70% वॉलंटरी ब्लड डोनर्स और बाकी 25 से 30%
रिप्लेसमेंट डोनेशन। रिप्लेसमेंट डोनेशन का मतलब होता है आप सर्जरी कराने अस्पताल में गए, आपके मरीज को 2 यूनिट चाहिए, तो उतना 2 यूनिट आपसे ले लिया गया, वो रिप्लेसमेंट होता है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि 70% ब्लड डोनेशन बाय वॉलंटरी इच्छा से विदाउट एनी रिटर्न हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो उनका सबका धन्यवाद है जो भी इस दिशा में। और मैं ये बताना चाहूँ, कुछ हमारी स्टेट्स हैं जैसे केरला है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया इस क्षेत्र में। और वहाँ पे तकरीबन 90% तक, 85 से 90% तक लोग वॉलंटरी ब्लड डोनेशन दे रहे हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, कोई स्वेच्छा जिसको बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, उन सबका धन्यवाद। और इस बार का जो इस साल का थीम है कि गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, वर्ल्ड की जो हार्ट है उसको बीट करने दीजिए, वो आपकी ब्लड पे निर्भर है। तो उन सबका धन्यवाद है और आगे भी वो करते रहें, बड़े से बड़े संख्या में आए। और हमारा टारगेट अब है कि एटलीस्ट पूरे कंट्री में 90%, 70 से 90% वॉलंटरी ब्लड डोनेशन हो जाए। वैसे तो थ्योरेटिकली 100% होना चाहिए, बट उसमें शायद समय लगेगा, बट एटलीस्ट हम चाहेंगे अगले 1 साल में 90% तक हम पहुंच जाए, तो ज्यादा से ज्यादा लोग, यंग लोग स्पेशली जो हेल्दी हैं, जिनको कोई बीमारी नहीं है, वो आए, ब्लड डोनेट दें, और ताकि उनका भला हो सकते हैं जिनको कुछ बीमारियां हैं, जिनको जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुनील हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रक्तदान महादान है और हम सबको इसके लिए आगे आना चाहिए। आप किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं, किसी को खुशियां दे सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।